चीन और भारत का विवाद लगभग काफी सालों से चलता आ रहा है, पर आपको 1962 में हुए चीन और भारत की लड़ाई के बारे में तो पता ही होगा। इसमें चीनियों ने भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया था और उनके साथ ऐसा सुलूक किया था जो शायद अब तक पाकिस्तान ने भी भारत के साथ नहीं किया होगा। और इन सब का जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू को बता दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? और चीनियों ने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाकर उनके साथ कैसा सुलूक किया था, इसके बारे में भी आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो बने रहिए चीन और भारत के इस ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दरअसल चीन का रवैया 1960 के बाद तब आक्रामक होने लगा था जब भारत ने 1960 से लेकर 1962 के बीच उसके सीमा संबंधित प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया था। आखिरकार जब 20 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने पश्चिम छोर पर चुसाल में रेजांग ला दर्रा और पूर्वी छोर पर तवांग की ओर आगे बढ़ी तो भारत हैरान रह गया। ये बात सही थी कि चीन से भारत का तनाव बढ़ रहा था, लेकिन युद्ध का अंदाजा तो कतई नहीं था। हालांकि साल 1962 तक तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने न केवल भारत के बड़े भूभाग को हड़पा, बल्कि लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा करके वहां सड़क बना ली। जवाब में जवाहरलाल नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत मैकमोहन रेखा के साथ भारतीय चौकियां बनाने का निर्देश दिया गया। चौकियां बनवाकर जवान ऐसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में भेजे गए जहां पहुंचना और रहना कतई आसान नहीं था। कहीं बेहद घने जंगल तो कहीं पानी का नामो निशान नहीं। ऊपर से भीषण ठंड, खाद्य और सामानों की आपूर्ति भी मुकम्मल नहीं थी। न खाना ठीक ढंग से पहुंच पा रहा था, न पानी। सैनिकों के पास इस इलाके और ठंड के हिसाब से कपड़े भी नहीं थे। प्रतिकूल हालात में सैनिक बहुत बुरे हाल में थे। 1961 के मध्य तक चीन के सुरक्षा बल सिकियांग तिब्बत सड़क पर वर्ष 1957 की अपनी स्थिति से 70 मील आगे बढ़ चुके थे। भारत की 14,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया जा चुका था। देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। सरकार आलोचना के घेरे में आ गई। प्रधानमंत्री नेहरू ने तत्कालीन सेना प्रमुख पीएन थापर को चीनी सैनिकों को भारतीय इलाके में खदेड़ने का आदेश दिया। थापर लगातार सेना की बदहाली से अवगत करा रहे थे, बार बार हथियार और संसाधनों की मांग कर रहे थे। रक्षा मंत्री वी कृष्णा मेनन को इस बारे में सही तरीके से जानकारी प्रधानमंत्री के सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन ना जाने क्यों कृष्णा मेनन को लगता था कि भारतीय सेना के पास पर्याप्त क्षमता है। वो नेहरू को भी यही बता रहे थे। चीन से हमले से कोई हफ्ते भर पहले अक्टूबर 1962 में लेफ्टिनेंट जनरल वी कॉल को पूर्वी कमांड में नेफा, जो अब अरुणाचल प्रदेश में है, वहां का कोर कमांडर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर विवाद ज्यादा थे। सेना के लोग खुश नहीं थे। सैन्य अधिकारी मानते थे कि वो स्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं है। इसी बीच नेहरू का बयान आया। 13 अक्टूबर 1962 श्रीलंका जाते हुए नेहरू ने चेन्नई में मीडिया को बयान दिया कि उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि वो चीनियों को भारतीय सीमा से निकाल फेंकें। सेना प्रमुख थापर को नेहरू के इस बयान पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने जब रक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा तब उनका जवाब था कि प्रधानमंत्री का बयान राजनीतिक स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है कि कार्रवाई 10 दिन में भी की जा सकती है, 100 दिन में भी या 1000 दिन में भी। नेहरू के इस बयान के 7वें दिन बाद चीनियों ने आक्रमण कर दिया। जब चीन ने हमला किया तब मैकमोहन लाइन की चौकियों पर भारतीय सेना ठंड, खाने और रसद से जूझ रही थी। पीछे से सप्लाई आ ही नहीं रही थी। वहीं चीन की सेनाएं पूरी तरह से तैयार थीं। 21 अक्टूबर को सुबह 5 बजे चीनी सैनिकों ने हल्की फुल्की गोलाबारी शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद उनकी मोर्टार और तोपों के मुख खुल गए। देखते ही देखते भारतीय सेना के पैर उखड़ने लगे। गोरखा और राजपूत रेजिमेंट ने अपनी बंदूकें संभाली, लेकिन दुश्मन की भारी गोलाबारी, आधुनिक शस्त्रों का उपयोग और बड़े पैमानों पर सैनिकों की मौजूदगी, ऐसे में वो भला बंदूकों के सहारे कब तक टिकते। उसी दौरान जब सेना प्रमुख थापर रक्षा मंत्री मेनन से मिले तो हमेशा से चीनी हमला नहीं होने का दावा करने वाले मेनन ने कंधे झटक दिए। उन्होंने कहा, भला मुझे क्या पता था कि चीनी ऐसा करेंगे। 13 से 14 नवंबर तक वालोंग और तवांग हाथ से निकल गए। 19 नवंबर को जब बोमडी ला की चौकियां भी पूरी तरह हाथ से निकल गईं, तब हारे हुए सेना प्रमुख जनरल थापर ने इस्तीफा नेहरू को सौंपना चाहा। नेहरू ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अगले ही दिन उन्होंने थापर को संदेश भेजा कि वो अपना लिखित इस्तीफा भेजें। जिस तरह चीन की सेनाएं बढ़ रही थीं, उससे ऐसा लगता था कि असम भी हाथ से निकल जाएगा। चीन के युद्ध विराम के बारे में भी अंदाजा नहीं था। 20 नवंबर की सुबह नेहरू के कहने पर लाल बहादुर शास्त्री हालात का जायजा लेने तेजपुर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुबह के अखबारों में चीन द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की खबरें छपी। भारतीय विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और खुफिया विभाग इससे अनजान थे।
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इसकी खबर नहीं थी। इस युद्ध में भारत के नुकसान का जो आकलन रक्षा मंत्रालय ने किया, उसके आंकड़े यूं थे: मारे गए सैनिक 1383, लापता सैनिक 1797, बंदी सैनिक 3898। वहीं भारतीय खुफिया विभाग का आकलन था कि इस युद्ध में चीन के भी 300 से 400 सैनिक घायल रहे, लेकिन एक भी चीनी सैनिक को भारत द्वारा बंदी नहीं बनाया जा सका। लेकिन सवाल यह है कि चीनियों ने जिस भारतीय सेना के जवान को कैद किया था, उनके साथ उन्होंने कैसा सलूक किया। तो आपको बता दें कि उन लोगों ने भारतीय सेना के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उन्हें एक साथ एक ही तहखाने में रखा जाता था, खाने को अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता था, और तो और उनसे काम भी करवाया जाता था। लेकिन जेनेवा समझौता के मुताबिक चीनी सैनिक को ऐसा नहीं करना था। जेनेवा समझौता दो देशों के बीच युद्ध के दौरान किया गया एक समझौता है, जिसके अनुसार जब दो देशों के बीच युद्ध होता है और युद्ध के दौरान कोई सैनिक या नागरिक यदि सीमा पर यानी दुश्मन देश की सीमा में पहुंच जाता है, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है और उस सैनिक को प्रिजनर ऑफ वॉर भी कहा जाता है। इस कानून के अनुसार कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि दुश्मन देश द्वारा उन सैनिकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए और सैनिक को उसके देश में वापस कैसे भेजना चाहिए। हालांकि इससे आप समझ गए होंगे कि चीनियों को भारतीय सेना के साथ कैसा सलूक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने सेना के साथ क्या कुछ किया होगा। एक ऐसा ही युद्ध चीन के साथ 1962 में हुआ था, जब चीन ने अपनी चाल से अचानक भारत पर हमला बोल दिया। इसी युद्ध के दौरान जंग के मैदान में मौजूद रिटायर्ड मेजर ओमकार नाथ दुबे ने चीन से लड़ाई की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सीने में 16 गोलियां खाई। रिटायर्ड मेजर ओमकार नाथ दुबे 70 जवानों की बटालियन में से उन 3 जवानों में शामिल थे जो जिंदा वापस लौटे, जिसके बाद उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने युद्ध की इस दिल दहला देने वाली कहानी को लेकर बताया कि वहां इतना खून बहा था कि अरुणाचल प्रदेश की नामकाचू नदी 2-3 दिन तक खून से लाल रही थी। मेरी छाती के दाईं तरफ 16 गोलियां लगी थीं। मुझे जब गोली लगी तो उसके बाद मैं गिर गया। मैं सिर्फ देख सकता था। एक आध गोली फायर होती थी। उस वक्त भूत सवार होता था कि मारो। हमारे पास जितनी गोलियां थी हमने चलाई। उन्होंने आगे बताया कि उसके बाद नायक सूबेदार दशरथ सिंह और नायक रोशन ने मुझे उठाया। इसके बाद उन्होंने मेरी लाइफ सेविंग सर्जरी की। उन्होंने मेरे अंदर की गोलियां निकाली, लेकिन एक गोली फिर भी मेरी हड्डी में रह गई। गोली लगने के बाद रिटायर्ड मेजर ओमकार नाथ दुबे ने जो कहानी बताई है, उस वक्त वो चीन के इलाके में थे जहां उनका ये ऑपरेशन हुआ। लेकिन 3 महीने के बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो भारत आकर आखिरी गोली उनके शरीर से निकल गई। उन्होंने बताया कि चीन में उनका एक्सरे नहीं किया गया था, वो भारत आने के बाद किया गया। तो इस गोली के बारे में पता चला जो हड्डी में घुस गई थी। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने भारतीय सेना को टेलीविजन, रेडियो या फिर बास्केटबॉल खिलाया होगा, या फिर उनके साथ इससे भी ज्यादा सख्ती बरती होगी। जो भी हो, लेकिन ऐसा सच आपको बड़ी बड़ी पुरानी फाइल्स में लिखा मिलेगा। लेकिन चीनियों ने भारतीयों के साथ काफी बुरा बर्ताव किया। उसके बाद कई महीनों वहां यातनाएं सहने के बाद भारतीयों को रिलीज कर दिया गया, और जब भारतीय वहां से अपनी सरजमी पर वापस लौटे तब उन्होंने ये दास्तां लोगों को सुनाई। लेकिन आज भी चीन इन सभी को नकारता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे चीनियों द्वारा सताए गए भारतीय जवानों के बारे में? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।